नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक बहुत गंभीर प्रश्न आम आदमी पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वो जेल में है और उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं सुनी है आज। और इसके साथ ही हाई कोर्ट में जो दाखिल की गई थी उसमें बहुत सख्त तल्ख टिप्पणियाँ की गई हैं। मामला शराब घोटाले का है, जिसके आरोप में उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी और उस चुनौती के मद्देनज़र हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत तल्ख सख्त है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं जिससे आगे आने वाले समय में मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। ये मसला दो तरह से देखना चाहिए। एक तो तकनीकी तौर पे कानूनी पेचीदगियों में कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और उनके आदेश में कहे गए बातें, और दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी, दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे, क्या जेल से सरकार चलेगी, ये सरकार बर्खास्त की दी जाएगी या कोई नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी चुनेगी और वो सत्तासीन होगा। ये कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त हैं और इसीलिए पूछा भी जा रहा है कि दिल्ली में आपका क्या होगा, यानी पार्टी स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी। पार्टी स्तर पे इसलिए कि अगर पार्टी के ऊपर भी ये आरोप है कि उसकी प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च किया गया और उसके कन्वीनर के तौर पर आरोप लग रहे हैं कि उस पैसे की, उस प्रोसीड को यूज़ किया है, तो पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। उसकी मान्यता को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए पार्टी पे भी संकट है, सरकार पे भी संकट है और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी को आज समझने की और बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है जो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी गंभीर समय में, जिसको कहते हैं ना कि मुश्किल के दौर में एक और मुश्किल जुड़ जाना। इनके एक मंत्री हैं राजकुमार आनंद, पटेल नगर से विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी लगाया कि वो उस नीति से सहमत नहीं है जो पार्टी लेके चल रही है। साथ ही उन्होंने एंटी दलित होने के भी ऐसे कई आरोप लगाए। तो पार्टी छोड़ने के बाद ये तमाम आरोप लग रहे हैं। कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगी आम आदमी पार्टी और कैसे आगे चलेगी, इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है आपका परिचय करा देता हूं मैं। संजीव नसीर जी हमारे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका मेहरोत्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तकनीकी मामले थोड़ा समझेंगे इनसे। साथ ही दो बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जी और प्रेम कुमार जी हैं। सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ अड्डा में। अश्विनी जी, पहले थोड़ा आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों थोड़ा अलग अलग मसले, एक पॉलिटिकली डिस्कशन है और एक कानूनी तौर पे है। कल हाई कोर्ट की टिप्पणी जो हम लोगों ने सुनी, जो उन आदेश में जो बातें उन्होंने कही वो बहुत सख्त है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या ऑब्जर्वेशन हो, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो आदेश कितना सख्त है, कितना नर्म है और कैसा है वो। देखिए, दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले मैं ओपनिंग पैराग्राफ पे ये बताना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से रेगुलर बेल नहीं मूव की गई थी। उन्होंने अपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, और जिस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत, उन्होंने उसको तीन बातों को लेकर के कहा कि मेरे खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने। यह समझना होगा कि रिमांड की वैधानिकता को उन्होंने चैलेंज किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है गवाहों का और अप्रूवर्स का, वो अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी। तीसरा जो अरेस्ट है उनका, वो जो डायरेक्शंस है सुप्रीम कोर्ट की पंकज बंसल यूनियन ऑफ इंडिया की, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना चाहिए और प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए अपराध, अपराधी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, उसकी बात उन्होंने कहा। और चौथा कहा कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट यानी कंडक्ट और उनका ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करना 6 महीने तक 9 समन्स इश्यू होने के बाद, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनको ईडी को जरूरत नहीं थी। यानी कुल मिलाकर इनडायरेक्ट तरीके से बेल तो मांगी लेकिन बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया, उन्होंने पूरे प्रोसेस को ही चैलेंज किया था। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कोर्ट ने कहा नहीं, आपके खिलाफ एविडेंस है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का जो कानून है जो आप चैलेंज कर रहे हैं, पिछले 100 वर्षों से लगातार कई एक्यूज पर्संस को इसमें सजा मिल चुकी है, वो एस्टैब्लिश्ड लॉ है। तीसरी बात कही कि आप आम आदमी पार्टी की जो बात करते हैं उसके आप संयोजक भी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी भी अगर भ्रष्टाचार करती है तो निश्चित तौर पर एक बात यहां आती है। और चौथा,
नॉन ज्वाइनिंग जो इन्वेस्टिगेशन है आपका, वो नॉन ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक बड़ा कारण है। और पांचवा, आपकी अरेस्ट इलीगल नहीं है। यानी जो वो अपराध हुआ या जो माने पीएमएलए के अंदर जो एलिज्ड ऑफेंस है, वो और इनके बीच का जो प्रथम दृष्टया अदालत को लगा कि जो एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट है इस बात के लिए कि इनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। तो ये बात मैं ना कहना पड़ेगा, अभी तक जो टिप्पणी है और जो तमाम इन्होंने ग्राउंड्स रेस किया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उन सारे ग्राउंड्स का पैरावाइज रिप्लाई देते हुए 186 पेज 106 पेज की जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपकी गिरफ्तारी जो है बिल्कुल वैध है। और तमाम जो कानून है वो कानून इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं कि किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको किस नजरिए से देखता है वो एक अलग विषय है। जी जी अश्विनी जी, एक चीज़ और, बार बार ये लोग कहते थे कि शरद शेट्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के थ्रू पैसे दिए, चुनावी चंदा दिया। उस पर भी शायद टिप्पणी की है कि ये मसला पार्टी और डोनर के बीच का है, इसको आप कानूनी मसले में नहीं जोड़ सकते। देखिए, वो मैटर इसलिए भी यहाँ रेलेवेंट नहीं था कि अगर मान लीजिए कि एक ऑफेंस सब्सिक्वेंट रजिस्टर, माने ये तो यहाँ बात होगी, एक आरोपी जब आया और आरोपी ने कहना शुरू किया नहीं नहीं नीरज वाजपेयी साहब भी इसमें संलिप्त है, अगर दोनों का कोई प्रॉक्सिमेट लिंक हो और ये कहीं से समझ आ रहा हो कि दोनों मैटर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, यानी जो शरद शेट्टी ने चंदा दिया वो उसी लिकर पॉलिसी स्कैम का जो फ्रॉड था उसके मुताबिक दिया और इसमें बीजेपी बेनिफिशियरी है या कुछ बेनिफिशियरी, तब बात समझ में आती। यहां वो मसला नहीं, यहां ये है कि जो एक्साइज पॉलिसी और जो जिसको हम कहते हैं कि लिकर पॉलिसी केस, लिकर गेट, क्या उसमें एलिज्ड करप्शन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा वो हुआ या नहीं? अगर हुआ तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया बात है, इस बात का किसी भी स्टेटमेंट का यह निर्णय नहीं जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में भी अरविंद केजरीवाल जी या बाकी लोग जो हैं वो दोषी हैं कि नहीं है। वो अदालत की कसौटी पर खरे उतरते हैं नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अदालत ने कल टिप्पणी की उसके मुताबिक अपराध जो है वो एस्टैब्लिश होता है प्रथम दृष्टया अदालत की नजरों में, और दोनों के बीच में कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं है शरद शेट्टी और इस मैटर में। एक चीज़ और, ये तो स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल के लिए चीज़ थी। क्या पार्टी के ऊपर भी कोई दिक्कत है कि जब ये कहा जा रहा है कि वो जो प्रोसीड था, पैसा जो लिया गया वो खर्च किया गया, तो एक बार आपको याद होगा पहले भी ये बात कोर्ट ने कहा था कि पार्टी को ही आप बनाइए एक्यूज्ड। क्या इस मसले में पार्टी के ऊपर भी संकट आ सकता है? चूंकि अरविंद जी इसके कन्वीनर हैं, वो चीफ ऑफ द पार्टी हैं, तो उनके थ्रू पार्टी में भी आ सकती है दिक्कत। ये मैटर जब एक फर्स्ट टाइम ये मैटर पूरी गिरफ्तारी के प्रोसेस को लेकर, खासतौर से यहाँ दो बातों को हमें यह भी देखना पड़ेगा। संजय सिंह जी के केस में आप याद करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की वैधानिकता को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू को टच नहीं किया था। लेकिन जब रेगुलर बेल का मैटर आया जिस पर हम लोगों ने डिबेट भी किया तो कोर्ट ने कहा देखिए अब इनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं, तो या तो आप बताएं, नहीं तो हम सेक्शन 45 में हम रीजंस रिकॉर्ड करेंगे और ये मान के चलेंगे कि निश्चित तौर पर ये अभी अपराधी नहीं, तो आपका उसको इंपैक्ट होगा। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी जो है एक दोषी है, क्योंकि कंपनी की तरह अगर हम ट्रीट करें, ये समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई एंटिटी या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर्ड है वन, या कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जिस तरह से कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की लायबिलिटी को सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको, उसकी व्याख्या को निर्धारित करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी भी अपराधी बनाई जा सकती है, और चूंकि वो इसके कन्वेनर हैं और वो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या जो जो माने जो मनी है वो पॉलिटिकल पार्टी के उसमें खर्च हुई है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इस पीएमएलए के एम्बिट से बाहर नहीं है। यानी साफ तौर पर यह है कि स्टैटिक एंटिटी, गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स और जो कंपनीज एक्ट हैं वो सब साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा नहीं कह सकते पॉलिटिकल पार्टी को पैसा गया, पॉलिटिकल पार्टी के खर्च के लिए हुआ, इसलिए आप दोषी नहीं है, वो भी यहां पर प्राइमा फेसी अकाउंटेबल हो सकती है। तो क्या ये अब एक तरीके से मान लिया जाए कि ये बहुत सख्त है और प्रेमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल, और चूंकि ये केस उन्होंने बेल के लिए नहीं किया थे तो अपनी गिरफ्तारी गैर कानूनी इसके लिए दायर किया था,
अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए जब सोमवार को या जिस भी दिन होती है और वहां से खारिज हो जाती है, तो ये बेल की एप्लीकेशन फिर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? पहले तो सबसे पहले इनको प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले स्पेशल कोर्ट के सामने, ईडी कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, तो वहां लगाएंगे। उसके बाद फिर वो आगे आएंगे। अगर मान लीजिए इनकी गिरफ्तारी पर अदालत कोई जो है टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि जो पांचों बिंदु हमने बताए इनकी गिरफ्तारी को लेकर, हम्म, वो पांचों बिंदु अगर अदालत को लगता है कि सही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका पालन किया है और लॉ के मुताबिक है, लॉफुल है अरेस्ट, तो निश्चित तौर पर इनको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे माने ट्रायल कोर्ट से फिर प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जैसे संजय सिंह जी के केस में हुआ था, जैसे मनीष सिसोदिया जी हम्म। ने स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव किया। कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ट्रायल कोर्ट कैसे रुख लेगी, चलिए इस पर हम लोग आगे आएंगे। अब थोड़ा संजीव जी से समझते हैं। संजीव जी, मामला तो बहुत फंस गया भाई, प्राइमा फेसाई दिख रहा साफ साफ कि बहुत स्ट्रांग केस बन गया अगेंस्ट केजरीवाल जी के। आप लोग बार बार कह रहे थे कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कोई ट्रेल नहीं मिल रही है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, अब तो सब कुछ उसमें बोल दिया गया है। नीरज जी, अभी मैंने दुबे जी को सुना, उन्होंने लीगल अपनी समझ से सारी बातें आप और दर्शकों के सामने रखी। मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये बिल्कुल फर्जी केस है। हम लोग डे वन से कह रहे हैं कि 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक एक नए रुपए की मनी ट्रेल या कोई नए रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, इस फैसले से हम लोग असहमत हैं, इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए। और इससे पहले भी संजय सिंह जी के केस के अंदर, जब हाई कोर्ट के अंदर हमारा फैसला आया था संजय सिंह जी के केस में, बेल के केस में, तो माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे को बेल दी थी। ये बात सही है कि हमने बेल नहीं सीख की है। हम लोग, क्योंकि ये अरेस्ट इलीगल है, इसलिए हम लोगों ने मान्य पहले ईडी की कोर्ट को और फिर उच्च न्यायालय को अप्रोच किया है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और साजिश इसलिए है क्योंकि जिस शरत रेड्डी के बारे में 59 करोड़, लगभग 60 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लिए हैं, हमने डेट बाई डेट बताया है, देश की जनता को भी बताया है, और आपके माध्यम से कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारे लॉयर्स की वो आर्ग्यूमेंट को जजमेंट के अंदर इंडोर्स भी किया है कि वो 59 करोड़ रुपीस जो संजीव जी एक किंगपिन मिनट बताया सुनिए, गया संजीव था जी, ईडी संजीव जी, द्वारा। क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की और इसमें कोर्ट भी शामिल है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, शरद के वो बारे में साजिश, कोर्ट ने क्या कहा भी आपने सुना? मैंने स्पेसिफिक इसीलिए सवाल पूछ लिया था अश्विनी जी से कि उसका इस देखिए हमारी केस से कोई चर्चा लेना देना नहीं। सुने दुबे जी, अपना अश्विनी जी, अगर तो आप ये कहते हैं कि आज हमारी डिबेट सिर्फ जजमेंट के ऊपर है, तो अलग बात है। नहीं नहीं, दोनों है। अदरवाइज ये आप ओवरऑल आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? दोनों में है, दोनों पे आम है, आदमी लेकिन पहले पार्टी इस पहले चैलेंज तो को, संजीव सुनिए, जी। आम आदमी पार्टी इस चैलेंज को, नीरज जी, हाँ, पूरी ताकत से, कोर्ट में भी हम लोगों को देश के न्यायालयों पे भरोसा है। उच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद हमारा एक एक कार्यकर्ता या हमारे कोई लीगल टीम कोई डिमोरलाइज नहीं है। हम लोगों को ये उम्मीद थी संजीव कि जी, सर्वोच्च संजीव जी, न्यायालय में संजीव जी हमारे को सुनिए जाना ना, पड़ेगा। वो सवाल अभी आएगा। मैंने कहा था ना कि दो हिस्सों में डिबेट है। एक तो पहले टेक्निकली समझ लेना, आप हर चीज को आप लोग खारिज कर देते हैं, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसमें एक एक पॉइंट पे उन्होंने क्लियर किया है। आपके जो भी आप आरोप लगाते थे, हर पॉइंट का अलग अलग उन्होंने जवाब दिया है। शरद शेट्टी वाले मामले में भी उन्होंने कहा, सुन, अरे नीरज सवाल जी, सवाल आपको कंप्लीट होने दो। समझना पड़ेगा। मैं सवाल तो सुनो सर। आप संजीव जी, आप इतना अधीर क्यों हो रहे हो? एक चीज, दूसरी चीज, आप हर चीज में आप लोग सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि नहीं साहब मैं ही मान रहा हूं। अरे कोर्ट और कानून से बड़े थोड़ी हैं आप। कल तक तो ठीक है आप आरोप बिल्कुल लगा ठीक कह देते रहे थे, हैं आप। लेकिन आज तो कोर्ट ही कह रहा है ना ये बात। आपने बिल्कुल सच, बहुत अच्छी बात कही है। हम्म, लेकिन यह बात सच्ची है कि अगर शरद रेड्डी इस केस के अंदर किंगपिन थे हम्म, और इसके अंदर मेन एक्यूज थे, हम्म। 100 करोड़ रुपए उसी ने आम आदमी पार्टी को, जो एलिगेशन है आम आदमी पार्टी को दिए, तो उससे 60 करोड़ रुपए उसी दौरान, जिस दौरान वो जेल में था, उसकी बेल करवाई जाती है। उसके बाद बेल होने के बाद उसको अप्रूवर बनाया जाता है और 60 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है, तो मनी ट्रेल उससे एस्टेब्लिश होती है। हमारी तो मांग है, क्यों ईडी अब तक चुप बैठी हुई है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं पूछती है कि 60 करोड़ रुपया आपने
किस बारे में शरत रेड्डी से लिया है। किसने बनाई और थी? माननीय उच्च न्यायालय ने शराब उसको पॉलिसी endorse किसने किया। बनाई? उसने कहा शराब पॉलिसी किसने बनाई? आप सुनिए, कोई भी पॉलिसी बनना और पॉलिसी में कुछ कमियां रहना, इसका मतलब उसमें कोई मैंने ये स्कैम नहीं पूछा है। ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पॉलिसी किसने नीरज- बनाई थी? यस, मैं बताता हूं आपको। पॉलिसी कोई भी स्टेट में बनती है, फिर वही बात उसमें सर, कम से कम 11 स्टेजेस होती संजीव जी है, पॉलिसी 11 स्टेजेस। अरे 50 स्टेज दिल्ली हो। सरकार के अफसर भी इन्वॉल्व थे। पॉलिसी सुनिए, बनाई दिल्ली आम सरकार आदमी के ऑफिसर्स पार्टी भी ने, इन्वॉल्व थे। केस सारा नो, आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली चल रहा सरकार है ने, और घूस देने पहुंच गए उधर वो नीरज जी, बीजेपी को चंदा देने के लिए। नीरज ये जी कैसे समझिए लॉजिक कर रहे हैं आप? नीरज जी समझिए आप, दिल्ली सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है। जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें ऑफिसर्स से लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इन्वॉल्व हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दिया था क्या? इसमें कोई भी जांच का स्कैम आदेश नहीं किसने है। दिया? जांच का आदेश एलजी ने दिया। फिर लेकिन एलजी अगर वो शामिल होते आपके हिसाब से तो आदेश क्यों देते वो? जिस एलजी ने इस पे फाइनल सिग्नेचर किए थे, उसे पूछताछ नहीं होनी जांच का चाहिए कि आदेश आपने किसने क्यों नहीं दिया? वही तो पूछ रहा हूं मैं, जांच का आदेश किसने दिया था? जांच का आदेश दूसरे एलजी ने दिया, जो पहले वाले एलजी थे। उस एलजी से कोई पूछताछ हुई क्या आज तक? सर मैं, जांच जी और दिल्ली की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है, जिस तरीके से हमारे लोगों को। संजीव और जी, संजीव जी रुक जाओ ना एक मिनट। संजीव जी सुनो ना, पॉलिटिकल मिक्स मत करो अभी राजनीति वाले में आएंगे, अभी सब जवाब आपको राजनीति वाले ही देने पड़ेंगे। अभी आपके एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, सुना होगा नाम राजकुमार का। देखिए ऐसा है, अभी रुक जाओ। चारों तरफ से जिस तरीके ईडी सीबीआई काम कर रही है, देश की कितनी सरकारें तोड़ी अच्छा हैं। वही एक मिनट, वही ईडी सीबीआई ने संजय सिंह की जमानत भी हुई उसी केस में, हुई कि नहीं हुई? नहीं, तो ईडी की मर्जी तो थोड़ा हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी दुबे जी ने बताया, बहुत क्लियर किया कि जब कोर्ट ने कहा कोर्ट में कि आपको हम मेरिट पे सुनेंगे, हाँ, जब हम मेरिट पे सुनेंगे तो हो सकता है पीएमएलए भी उड़ जाए। हो सकता है चल रहे ना आप। ये बात तो आप हाई कोर्ट के लिए भी कह रहे थे, ये बात तो आप हाई कोर्ट के लिए भी कह रहे थे, क्या हुआ? लेकिन ईडी का हाई कोर्ट में क्या स्टैंड था? सुनिए ना, इतना सर्वोच्च न्यायालय में जाके क्या? देखिए, हमारे को कानून पे अगर पूरा भरोसा है। नहीं, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर यही भरोसा होता, अगर ये भरोसा होता तो संजय सिंह वाला मामला आप कोर्ट कर देते। देखिए सर, अभी थोड़े दिन पहले हमें मिली, लेकिन नहीं मिली, दोनों केस अलग अलग हैं। अभी एक्सप्लेन किया गया आपको। देखिए टीवी डिबेट में आके बहस करना और अदालत में बहस करने में बहुत फर्क है। जुड़ा सुनिए दुबे जी, वाजपेयी जी, ये लिकर पॉलिसी जो है इसी से जुड़ा हुआ संजय सिंह जी की अरेस्ट थी। तो उनको मिल गई, इनको नहीं मिली, इनके बारे में कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। अश्विनी जी, जो ये कह रहे हैं कि पूरा ये लिकर गेट केस था, इसमें वो शरद वाले पॉइंट को बार बार हार्प कर रहे हैं कि साहब उनके पास भी उसका फंड गया। कोर्ट ने क्लियर किया था कि वो केस इससे अलग है। एक बात दर्शकों के लिए फिर से बता दीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाऊं। देखिए, मैं दो बातों की तरफ, एक बात आपने पूछा वाजपेयी साहब, मैं बड़े आदर के साथ, संजीव जी हमारे वरिष्ठ हैं, मैं बड़े आदर के साथ दो बातें बताना चाहूंगा। एक, जब अपराध पंजीबद्ध होता है तो हर अपराधी का अलग अलग रोल होता है। वो ट्रायल के अच्छे वकील है संजीव नासियार जी, बेहतर समझते हैं। किसी को एक्यूज की तरफ से जाते तो कहते हैं साहब हथियार तो ए के यहां से मिला, रिकवरी बी के यहां से हुई, इसमें नाम एफआईआर में इसका नहीं है, गोली सी ने मारी तो मेन एक्यूज सी हो गया, प्रवोक डी ने किया, तो अलग अलग रोल स्टैब्लिश। उसी तरह से लिकर गेट में भी हर एक अपराधी मतलब मैं कह चाहूंगा आरोपी का अलग अलग रोल है। माननीय संजय सिंह जी के केस में क्योंकि वाजपेयी साहब हम लोगों ने पिछली बार डिबेट किया था, मैं इसलिए आपके दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि किसी को इनडेफिनिट पीरियड तक इनकार्सरेशन में नहीं रख सकते, ये जुडिशियल प्रिंसिपल है। नंबर 1, 6 महीने तक संजय सिंह जी जेल में थे। नंबर 2, उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। नंबर 3, 6 महीने के अंदर उनके पास ऐसे कोई और सबूत नहीं मिले जिससे उनको ज्यादा कस्टडी में रखा जा सके। नंबर 4, और माननीय अदालत ने कहा कि भाई अगर हमें लगता है कभी इनको जमानत देनी है तो अगर हम देंगे तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ईडी ने कहा कि हम इनको कंसेशन देते हैं, हम स्टेटमेंट देते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पर अगर हम कहें तो ईडी की सहमति से बेल हुई, ये एक पहला विषय है। दूसरा, शरद रेड्डी को बेल माननीय अदालत ने दिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेल नहीं दिया। तो जब माननीय अदालत ने शरद रेड्डी को बेल दिया तो माननीय अदालत ने इस बिंदु को कंसीडर किया
जिसकी बात हमारे आदरणीय संजीव नसियार जी कह रहे हैं। और एक बात ये भी अदालत ने कल बड़ी साफ तौर पर अपने 106 पन्ने के विस्तृत रीजन्ड वेल असाइंड जजमेंट में कहा कि वेदर यस Magnuta Reddy or Sarath Reddy gave a statement out of their own free will, and the reason for coming out with some facts in their statement against a particular person at a particular time cannot be questioned by this court। उस पर कोर्ट ने कहा यह सब विषय ट्रायल का है, अभी ओपिनियन ये है, ये रेलेवेंट नहीं है इस स्टेज पर डिसाइड करने के लिए। जब विटनेस बॉक्स में विटनेस आएंगे, सभी आएंगे, तब होगा। और दोनों का कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं है, माने लिंक नहीं मिल रहा है, तो उसको दोनों से जोड़ने का कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्रिमिनल लॉ में हर आरोपी का रोल अलग अलग होता है। संजय सिंह जी का रोल अदालत की नजर में उतना बड़ा नहीं लगा जितना बड़ा अभी वर्तमान में है जी। इसके अगेंस्ट क्या एविडेंटरी वैल्यू है, ये साथ ही जब रिकॉर्ड होते हैं अदालत के अंदर बयान, तब आप फिर ये क्वेश्चन नसीर जी रुकिए ना, ये नहीं कह सकते कि ये 10वें बयान पे उसने कहा या पहले बयान पे कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको आत्मज्ञान हो गया कि अब मैं फंस गया हूँ, इसलिए उसने ओरिजिनल कल्प्रिट का नाम ले लिया। तो 10वां हो या 11वां हो या 14वां हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग बार बार बताते हैं कि वो 10वें नंबर के बयान पे उसने नाम लिया था। अरे उसको समझ में आ गया कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो उसने नाम ले लिया। 10वां हो 5वां से क्या फर्क पड़ता है? नहीं नीरज जी, फर्क पड़ता है। सेक्शन 50 में जब कोई भी गवाह या किसी भी एक्यूज के बयान नोट किए जाते हैं, तो ईडी या एजेंसी ये कहती है कि अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो वो बयान जो पहला हुआ, दूसरा हुआ और 10वां हुआ, आप सरप्राइज मानेंगे जब तक बयान होते रहे, जब तक अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी का नाम आने के बाद, उसके बाद कोई बयान नहीं होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ईडी किसी मकसद से काम कर रही थी कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं आएगा तब तक बार बार बयान लेते रहोगे, और बयान 10वें बयान में नाम आने के बाद उसके बाद कोई बयान नहीं होता है। संजीव जी, और वो पहले वाले बयान, सुनिए, पहले वाले बयान रिकॉर्ड पे अनरिलायड डॉक्यूमेंट के आधार पे कोर्ट के सामने नहीं लेके जाते हैं। जब हम एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं मार्च 2024 में, पहली बार माननीय कोर्ट ने यह इजाजत दी कि आप जाके साथ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन कीजिए। ईडी की जो ऑफिस है वो कोई म्यूजियम तो है नहीं कि उनको जो डॉक्यूमेंट पसंद आए, जो बयान पसंद आए वो तो रिकॉर्ड पे लगा दें, जो पसंद नहीं आए वो अनरिलायड डॉक्यूमेंट। ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट रुकिए ना संजीव जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सुनिए, हर चीज अपने कन्वीनियंस नहीं। देखिए, मैं फिर वेग में बात मत करिए। केजरीवाल जी तो 10 साल पहले से सर्टिफिकेट बांट रहे थे, मेरी पार्टी में सारे ईमानदार, मैंने चेक कर लिया। कौन थे वो जो चेक कर लेते थे? वो कौन, क्या अथॉरिटी थी केजरीवाल जी की जो वो सबको सर्टिफिकेट देते रहते? ये ईमानदार है, ये बेईमान है। सुनिए ना, ये देश की जनता ने जो आपको सर्टिफिकेट दे रखा है, आप सरकार चला रहे हैं, उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अदालती कार्रवाई में अदालती तरीके से लड़ी जाएगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस बयान को इंपॉर्टेंट मानती है, किसको नहीं मानती है, ये वो तय करेगी। उसको क्रॉस करने का नहीं, कोर्ट तय करेगी। सुनिए, बात पूरी हो जाने। अरे भाई साहब, हेलो अश्विनी जी बैठे हैं, एक मिनट। जितने भी बयान है उनको कोर्ट के सामने संजीव जी सुन लीजिए एक मिनट। नहीं संजीव जी, लेट मी कंप्लीट। आप जितना कानून जानते हैं मैं भी उतना कानून जानता हूं, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूं, प्लीज मुझे ज्ञान मत दीजिए। जो ईडी बयान चाहेगी वो रिकॉर्ड करेगी, उसको आप अदालत में क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद तय होगा अदालत में। लेकिन वो आप ये नहीं तय कर सकते कि वो अपने यहां बुला करके ये वाला बयान क्यों ले रही, उसकी जो मर्जी होगी लेगी। आप उसको अदालत में क्रॉस करेंगे, और जज ने कहा भी है कि जिन गवाहों के बारे में आप करेंगे 10वां बयान 15वां बयान, उनको हम क्रॉस कर सकते हैं, तो वो रिलैक्सेशन है आपके पास। लेकिन क्या बयान नोट किया जाएगा ये आप नहीं तय करेंगे, न कोई पार्टी नहीं तय करेगी। नहीं, आपने भी कहा ना कि ईडी थोड़ी तय करेगी, कोर्ट तय करेगा। ईडी पहले तय करेगी, पहले कोर्ट तय करेगी। फिर आप सुन नहीं रहे, कौन सा बयान? फिर संजीव जी आप सुन नहीं रहे। ईडी अपना बयान जो रिकॉर्ड करेगी उसको आप अदालत में क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ईडी क्या बयान रिकॉर्ड करेगी ये आप नहीं तय करेंगे। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, इसमें कुछ में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है साहब। अब रुकिए साहब थोड़ा। अय्यर सर, अब ये मामला तो बहुत फंस गया लगता है राजनीतिक तौर पे। अब दिल्ली के लोगों का या दिल्ली की सरकार का आपका क्या होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि क्राइसिस शुरू हो गया है। आज जिस तरह एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कोई भी कारण हो, और कल की जो दिल्ली हाईकोर्ट की जो ऑर्डर है उसके बाद ये सारे शुरू हो रहे हैं।
देखिए, आम जनता जो कॉमन मैन की समझ यही है हम्म, कि जितने बातें की गई थी आपके तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, वो सारे बातें वहां रिजेक्ट हो गई। पहला बात, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो लीगल प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस बिल्कुल फॉलो हुआ है, और अगर कोई अप्रूवर बनाए तो अप्रूवर कोर्ट ने कोर्ट के अप्रूवल से बनाया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन खरीदा, वो वाले चीजें इस केस के दायरे में नहीं आता। ये केवल मामला है कि क्या एविडेंस है। एंड बिल्कुल जितनी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, वो सारे कार्रवाई ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ये भी कोर्ट ने नोट किया है। इसका मतलब राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इतना बड़ा सेटबैक है, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी कोई जल्दी सुनवाई ना हो या कोई राहत ना मिले, मुझे लगता है कि उनका मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना भी बड़ा डिफिकल्ट होगा। और जिसके वजह से पहले से जो क्राइसिस लगी हुई थी आम आदमी पार्टी में, जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए, और तब से मुझे लगता है आज एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। आप ये भी देख रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल ज्यादा एक फेस के सामने आ रहे थे, लेकिन जिस तरह संजय सिंह का जो रिलीज हुआ उसके बाद उनकी ज्यादा देख रहे हैं। अब पार्टी के अंदर भी ये चल रहा है कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट जो जज की ऑर्डर, वो साधारण ऑर्डर नहीं है, बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है। और सब लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी जान पा रहे हैं, और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी समझ पा रहे हैं। यह भी नोट करना है नीरज जी, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन है। मुझे तो अभी लग रहा है कि ये गठबंधन का भी आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जल्दी सुनवाई ना हो या कोई स्टे ना हो इसका, या रूटीन में ये लिया जाए, तब तो केजरीवाल जी के लिए आगे मुश्किलें 100% बढ़ेगी, और पॉलिटिकली उनको एक प्रकार से बड़ा सेटबैक है नीरज जी। जी। ओनिका जी, आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की थी, अब वो एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ पड़ी है, ठीक चल रहा है? देखिए, लॉ से बढ़कर कोई नहीं है, ये तो दो राय नहीं है। किसी का भी इतनी पावर नहीं है कि वो कानून से बढ़ जाए, ऊपर हो। लेकिन हर एक का ये ड्यूटी भी है कि वो अपने केस को लड़े, और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी टूथ एंड नेल लड़ेगी, और क्यों ना लड़े। अगर उनको ये लगता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनका पूरा राइट है, वो अपने हिसाब से चलेंगे और करेंगे। और रहा उनका कौन क्या बनेगा, वो इनका इंटरनल मैटर है। एज फार एज अलायंस इज कंसर्न, हमारा मकसद ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप उर्फ चंदा दो धंधा लो पार्टी भी कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि हफ्ता वसूली पार्टी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो खुला दिखा दिया कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने धमका के, डरा के, ब्लैकमेलिंग करके, ईडी भेज के, हम यही कह सकते हैं, उनसे चंदा लिया। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी ऐसे हैं सर कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि कब उनको ईडी भेजी गई और कब उनसे चंदा आया और कब नहीं उनको ओनिका जी, एक मिनट ओनिका जी, बहुत बहुत उलझा के आप बात कर रही हैं। मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ कि ये खुलासा आप ही लोगों ने किया था कि एक शराब घोटाला हुआ, आप लोगों ने जबरदस्त आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सारे बड़े कांग्रेस नेताओं ने। फिर बीच में जब अलायंस हो गया तो आप लोग सॉफ्ट हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फंसाया जा रहा है। सुन लीजिए पहले सवाल, अब आज की तारीख में आपका स्टैंड क्या? आप अपने उस आरोप पे कायम है कि नहीं, एक कि शराब घोटाला हुआ था उसमें आपके आम आदमी पार्टी के नेता हैं? नीरज जी, आज भी हम ये कहते हैं, अगर कोई आरोप हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच से बढ़कर कोई नहीं, चाहे मैं तो हूँ, जांच आप तो हो, हो रही राहुल ना, गांधी हो, जांच तो हो रही कोई है। भी हो। जांच, देखिए, जांच निष्पक्ष हो, वो ज्यादा जरूरी है। अगर हमें लगा या आप किसी को लगा भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी, वो क्यों चुप थी, वो भी तो इसमें थी, है ना। वो किस में थे? एलजी साहब ने साइन किया। तो बात ये नहीं है, आरोप अगर लगाए हैं तो जांच हो, जांच से कोई नहीं डर रहा। लेकिन अगर निष्पक्ष नहीं हो, उस अरे अदालत में पहुंच गया मामला, अब क्या पक्ष निष्पक्ष? क्या आप अदालतों को निष्पक्ष नहीं मानती हैं क्या? मैंने ये बात संजय जी से पूछी थी। देखिए, हाईकोर्ट के मतलब जांच तो हाईकोर्ट तक पहुंच गई ना, अब उसमें क्या बचा है? तो मना नहीं हो रहा इस बात पे ना, मना नहीं हो रहा। आप अपने उस आरोप पे कायम है ना? अभी आपने कहा कि वो चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को कि बिल्कुल ईडी करें ना। कौन सा कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा, कौन मना कर रहा है सर। एकदम अगर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया तो आपको क्या लगता है दैट्स इट, खत्म हो गया, खत्म हो गई पार्टी? मतलब व्हाई आर यू जंपिंग मैंने टू कब कहा कंक्लूजन? ये किस कंक्लूजन पे? हम क्यों जंप करें कंक्लूजन? पार्टी है, अपने लड़ेगी, टूथ एंड नेल लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? लेकिन आरोप उनके ऊपर मैं सही ये था कह जो रही हूँ, आपने लगाया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हाँ। एक एलिगेशन सामने आया कि इस तरह से दिया गया, आया नहीं है, लाया गया, बांटा गया है। संजय जी सुन रहे हैं ना, आपके सहयोगी कैसे बातें बदल रहे हैं।
सुनिए, जो आप सुनिएगा, सामने सुनिए। था जी, वो मैं बात समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हैं, नहीं 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 देश क्या चाह रहा है। सुनिए, अब क्योंकि मैं क्या देश- चाह रहा हूँ, कैसे सर? कांग्रेस ने खोला मैं था बता कि रहा हूं नहीं? आपको, कांग्रेस ने खोला था भारतीय आरोप। जनता पार्टी हाँ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आप हमारे जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, हाँ 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 वो हाँ बेचारे बहुत बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी थे, हाँ। क्योंकि बड़े बिजनेसमैन भी थे। हम्म, पिछले कई महीने से जहां पर भी वो जाते थे, उनको धमकी भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे थे। हम्म, अब तय है कि जो इनकी धमकियों से डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पदाधिकारी, और जो इनसे नहीं डरता है, हम्म। जो ये झूठे आरोप लगाते हैं, उनको ये जेल में भेजते हैं। ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हथियार बन चुकी है। संजय जी, और ये आपकी साजिश, पार्टी तो बहुत ही निडर और ये साहसी साजिश पार्टी है। नीरज जी, ये बिल्कुल साहसी है। तो फिर ये पूरी आपका ताकत से एक, लड़ेंगे, हम नहीं, वही मैं हम कह रहा हूँ लड़ेंगे, हम जीतेंगे, कोर्ट में भी जीतेंगे। संजय जी। हम सवाल तो जनता सुन की लड़ाई लीजिए भी आप। जीतेंगे। आपकी जी इतनी बताइए। निडर पार्टी, साहसी पार्टी है, मुझे याद नहीं आ रहा जी। कि आम आदमी पार्टी कोई बड़ा नेता टूट के बीजेपी में चला गया हो। ये आनंद जी क्यों डर गए, क्यों इस्तीफा दिया और आरोप लगा दिया उन्होंने? एक तो था इस्तीफा देके साइड हट लो आप, दूसरा वो आरोप भी लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये क्या मैं है? वही बता रहा हूं आपको। हाँ देखिए, जब आदमी को डरा दिया जाता है तो डरा हुआ आदमी वही बोलेगा हाँ। जो ममूटा रेड्डी बोले, जो राघव रेड्डी बोले, जो शरद रेड्डी बोले। ये जो पार्टी राजकुमार आनंद बोले, यस यस डर गए, बिल्कुल, डर के वजह से क्योंकि हो वो गए। बड़े यस बिल्कुल बड़े बिजनेसमैन होने के नाते हाँ। उनको पूरी तरीके से ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है पूरे देश नहीं में तो बड़े कि बिजनेसमैन गड़बड़ करते नरेंद्र हैं क्या? आप मोदी ये जी, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है इसलिए वो डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं वो? आप ही लोग कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। ये तो भारतीय संजय ये जी तो कहाँ भारतीय डरे? जनता पार्टी केजरीवाल के जी लोग कहाँ बताएंगे। डरे? ये तो भारतीय नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस जाति के खिलाफ खड़ा है और इंडिया अलायंस के तौर पे नरेंद्र मोदी जी की एनडीए को हराने जा रहे हैं। जी। और अब ये रुकिए, रुकिए, दिल्ली रुकिए। की सरकार को, ये दिल्ली की सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन प्रेम लागू कुमार करने जी, की साजिश प्रेम कुमार सिर्फ जी। इसलिए है, एक सेकंड जी में, जी क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वेलफेयर स्कीम चल रही है, हम्म। जो सस्ता पानी, फ्री में बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छा ठीक स्वास्थ्य, है, अच्छी ठीक है, ठीक है। महिलाओं नसीर को जी, ठीक है। यात्रा, इन सबको रोकने की एक साजिश है। इस साजिश की नसीर दिल्ली की जी, जनता जवाब देगी। जी नसीर जी, चुनाव आने ही वाले हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, जी राजकुमार आनंद का भी इस्तीफा हो गया और उन्होंने आरोप भी लगा दिए बहुत गंभीर कि भ्रष्टाचार पे पार्टी की नीति सही नहीं है। पता नहीं और क्या कहना चाहते हैं, और खुल के बोलेंगे धीरे धीरे करके वो। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का? कैसे चलेगी? केजरीवाल जी अंदर है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता मुंडे को जमानत मिल जाए, छूट जाए, वी नेवर गेस इट। बट आज की तारीख में फैक्ट ये है कि बहुत स्ट्रांग केस उनके खिलाफ बन गया है। देखिए नीरज जी, स्ट्रॉन्ग केस तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बन गया था, जबकि अधिकतम 2 साल की सजा दे दी गई थी, संसद की सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट किया, और वरना आज राहुल गांधी सांसद नहीं होते। तो आज के जमाने में एक फैक्ट है, बहुत क्रूड फैक्ट है, कि अगर कोई मामला पॉलिटिकल है और डबल इंजन की सरकार में है, तो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस जो है लगातार पलटते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक क्रूड फैक्ट है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। भाई आजम खान साहब हैं, कितनी बार हाई कोर्ट में हारते रहते हैं, लगातार जेल में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको देता है, मोहलत देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, और जब वो जेल से निकलेंगे तो उनकी सरकार जा चुकी होगी। कुछ लोग खरीदे जा चुके होंगे, कुछ लोग इस्तीफा दे चुके होंगे, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। तो क्या राजनीति न्यायालयीन जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें आपराधिक हस्तक्षेप कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम उस चीज को नहीं देखेंगे कि कौन किसको क्या दिया नहीं दिया, हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, हमें सम्मान करना होगा, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं हो सकता कि किसी केस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स समांतर रूप से डेवलप हो रहे हैं और उसको हम अनदेखी करें, उसकी जांच भी न करें।
ठीक है, आम आदमी के लिए कानून और मुख्यमंत्री के लिए कानून अलग नहीं होगा, एक ही कानून होगा। प्रेम कुमार जी, आप ये लेकिन कह रहे हो कि सरकार इनकी गिर जाएगी तब तक जब तक वो बाहर आएंगे केजरीवाल जी, और ये कई लोग गिर सकती है, कोशिश तो यही है, प्रयास तो यही है कि जब तक वो बाहर आए तब तक सरकार गिरा दी जाए। कोशिश यही हो सकता है, मैं आज बोल रहा हूँ, मेरी बात सही भी हो सकती है। तो आप तो ये मानते हैं कि जेल से सरकार चलती रहनी चाहिए? देखिए, इसका फैसला करने वाले जब कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा है, कह रहा है कि चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी चाहिए, इस पर हमारा कुछ भी नहीं कहना है, याचिकाएं खारिज हो रही हैं, तो प्रेम कुमार कैसे कह सकता कि चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी? आप एनालिस्ट हैं सर, क्या ऐसा कोई मिसाल है कि जो हेमंत सोरेन अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने क्यों दे दिया इस्तीफा? उनको तो अफसोस हो रहा होगा। राजनीति नहीं, स्टेप्स तो बहुत होते हैं, इस्तीफा दे के भी लड़ाई होती है, इस्तीफा नहीं दे के भी लड़ाई होती है, लेकिन अंतिम लड़ाई अपने हिसाब से होती है। सब लोग एक ही पैटर्न फॉलो करें, ये सही नहीं है, ये नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर गलत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मानिए कि अरविंद केजरीवाल गलत कर, तो हमारे पास एलजी है ना, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके आगे के स्टेप्स हैं, वो लिए जाते हैं। एलजी क्यों चुप है? लग रहा है कि संवैधानिक सरकार नहीं चल रही। नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है 2 फैसले को चुनौती दी जाएगी। अरे प्रेम कुमार जी, एलजी साहब ने चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिख के दी है कि मैंने विभागों की मीटिंग बुलाई थी लेकिन कोई आया नहीं। ये एक चिट्ठी लिख दी उन्होंने, वो अपने काम पे लग गए। एलजी जी वो अपनी बेबसी बता रहे हैं, कहने का मतलब है वो फाइल तैयार करने लगे हैं। अभी सरकार, केंद्र सरकार फैसला, अभी आप कह रहे थे कि एलजी जी चलाएं, अब वो चला रहे हैं तो आप करो बेबसी दिखा रहे हैं अपनी। अब उन्होंने बुलाया कि भाई मीटिंग करते हैं, नहीं आए। आपने जो बोला उसके हिसाब से तो ये बेबसी है ना, कि देखिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन जैसे हालात हैं। नहीं, ये देखिए संविधान कैसा बेबस हो गया है। आपकी बात को मैं सामने रख रहा हूं कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कहीं पे कि अगर कोई गिरफ्तार हो रहा तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जेल सरकार, इस बारे में संविधान चुप, इसलिए कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन एक ये मान्यता रखी गई थी, एक अजम्पशन रखा गया था कि अगर मान लीजिए ये लिख दिया जाता कि गिरफ्तार होते ही इस्तीफा, जब आरोप साबित होंगे या सजा होगी तब बाद में देखा जाएगा। पक्का था कि कोई आदमी एक टर्म पूरा नहीं कर पाता, जो केंद्र में होता सबको जेल में डालो, इस्तीफा दिलवाओ। इसलिए एक बहुत, सुनो ना सर, पहले प्रेम कुमार जी सवाल तो सुन लो पूरा। एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा बनाई गई कि भाई आप स्वयं दे दीजिए इस्तीफा, और ये स्वयं केजरीवाल जी कितनी बार सोमनाथ भारती को उन्होंने सिखाया, दुनिया भर को सिखाया कि पहले इस्तीफा दो, बाद में अपना मुकदमा लड़ते रहो। खुद कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि उनको अति आत्मविश्वास है कि मैं इस पे कोई जजमेंटल नहीं हूं, लेकिन कहीं तो जाके आप रुकोगे कि भैया अब तो कोर्ट ने भी कह दिया। देखिए, अब तक जो आप बोल रहे हैं वही परंपरा रही थी, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री को ग्रिल करने के लिए एक नई तरकीब, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें और सरकारी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश, नए फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब एक है कि इस फैक्टर्स को स्वीकार करके आप परंपरा के हिसाब से चलिए, इस्तीफा दीजिए। दूसरा है कि नहीं, इससे हम संघर्ष करेंगे। और संजय सिंह जी जो बाहर आकर के बयान देते हैं कि जो विपक्ष शासित प्रदेश है वहां से कल को चला जाएगा और प्रधानमंत्री जी घर पर हैं, हवलदार पूछेगा, थानेदार पूछेगा, तो अब क्या वैसी भी स्थिति आने वाली है? ऐसी स्थिति भी हो सकती है ना, जैसे पहले इस्तीफा दीजिए उसके बाद तो अगर थानेदार जाएगा। हमने देखा है कि मनमोहन सिंह जी भी कोयला घोटाले में कोर्ट में पेश हुए थे, तब भी ये बहुत बड़ा नैतिकता का सवाल उठा था कि प्रधानमंत्री जी हो करके वो कैसे कोर्ट में पेश हो रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैंने बताया ना, एक कहीं पे एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। आपके ऊपर कोई केस हो गया, आप लड़ रहे हैं, आप जेल में हैं, दोनों में बहुत फर्क है सर। अगर ये आपका सिद्धांत मान लूं मैं कि ऐसे कैसे दे दें भाई, किसी के ऊपर आरोप लगा के आपने, तो फिर मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया गया था? वो भी बने रहते शिक्षा मंत्री, जेल से चलती सरकार, शिक्षा मंत्री जेल में, क्या दिक्कत थी, क्यों लिया गया इस्तीफा? देखिए नीरज जी, हर समय का अपना एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश हो रहे थे, वो भी एक्सट्रीम पॉइंट ही था, वैसा कोई उदाहरण नहीं था उससे। आज जो है ये भी एक्सट्रीम पॉइंट पे है। हो सकता है कि आप ऐसा भी सिचुएशन देखें कि कभी किसी मुख्यमंत्री को फांसी की सजा हो जाए और बोले कि नहीं, फांसी होने तक हम जेल में हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो भी एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है, थोड़ा हिपोथेटिकल मैं बोल रहा हूं। उसी एक्सट्रीम पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस की होती है। और चूंकि
ये सारी बातें स्वयं केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कह रही थी, इसलिए सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। एक पुराने आम आदमी पार्टी में जो अब नहीं है, वही ये बात बार बार कहते हैं। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, चूंकि पार्टी में नहीं, इसलिए क्यों नाम लूँ मैं उनका, कि जिन मूल्यों के आधार पर आपने सारे पैमाने दुनिया के लिए तय किए, तब उसी मूल्य के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। और आज चर्चा हो रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, क्योंकि मामला ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल हो गया, पेच बहुत फंस गया है, तो राजनीतिक चर्चा है चल रही। क्विक कमेंट लेते हैं एक बार। शेखर सर, आपको क्या लगता है, सरकार ऐसे चलती रहेगी या बर्खास्त कर दी जाएगी, या आम आदमी पार्टी कोई विकल्प ढूंढ सकती है? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? नहीं, बर्खास्त तो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी सिंपैथी फैक्टर बढ़ाने नहीं चाहेगी केंद्र सरकार, या बीजेपी नहीं चाहेगी, ऐसी चलती रहेगी। लेकिन हर दिन आप देख रहे हैं जो संकटें सामने आ रहे हैं, हो सकता है लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि जो पार्टी जो शासन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के लोगों के दिल जीत ली थी, उस पार्टी की आज हालत क्या है। और दिल्ली हाईकोर्ट जज की जितनी भी टिप्पणी है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, वो सारे सीरियस है, क्योंकि हमने देखा है कल से आज तक कोई नई बात नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। यही है कि भाई विटनेस, वो सारे चीजों को आंसर हो चुका है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं करती तो मामला जारी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक अभी जो रेजिग्नेशन हुआ है राजकुमार आनंद, इसके बाद बाकी मंत्री भी सोचने लगेंगे, बाकी एमएलए भी सोचने लगेंगे कि आगे कैसे आम आदमी पार्टी इस चुनौती का सामना करे। केवल ब्रेजनली रिजेक्ट करना, नहीं ऐसा ही है, वो है, ये है, उससे तो मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कन्विंस होंगे। क्योंकि आज जरूरत है उस कैडर को भी आपको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि कैडर तो समझ लिया है, कैडर ने तो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर भी पढ़ ली। तो दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर में सारे बातें हैं कि आपके गोवा के लीडर क्या बोले, मनी ट्रेल क्या था, ये सारी चीजें उसमें जिक्र है। देखिए, ये जितने डिफेंस पे बातें की गई थी आज तक, वो सारे उसमें है। और संजय सिंह के केस में जैसे आपने बताया, ईडी ने कोई बोला कि अभी फिलहाल जरूरत नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है उनको बेल देने, वो तो हो गया। फिर आगे क्या चीजें निकलती है, देखिए ये एक बड़ा संकट है आम आदमी पार्टी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एंटी करप्शन में जो पार्टी सामने आई, एंटी करप्शन मतलब सबको करप्ट करके आई थी, कांग्रेस की आज हालत के कारण भी आम आदमी पार्टी है। लेकिन वो दूसरी बात है, जो आयरनी जो है, आज आप कांग्रेस पार्टी खड़ी है जब एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जैसे आपने बताया शुरू में उन्होंने तो ज्यादा आवाज उठाया। देखिए आज राजनीति एक जगह पहुंच गई है, ठीक है बीजेपी को विरोध करना है, प्राइम मिनिस्टर को विरोध करना है, इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हम सब कॉमन विक्टिम्स हैं। लेकिन देखिए पब्लिक कोई आपकी विक्टिमहुड से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक देख रही है आप किस तरह क्या डिफेंड कर रहे हैं, क्या वैल्यूज आप सामने रख रहे हैं, क्या वैल्यू पहले क्या था आज क्या था। नीरज जी, एक क्राइसिस ऑफ, मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस है आम आदमी पार्टी के लिए। सर क्राइसिस बहुत बड़ी ओनिका जी के सामने है, ये एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कैसे डिफेंड करें। थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले संजीव जी के खिलाफ आरोप लगा रही थी, मतलब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, फिर डिफेंड करना पड़ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल संजीव जी से ज़्यादा दिक्कत ओनिका जी के लिए, कैसे डिफेंड करें। नहीं संजीव जी एक मिनट रुकिएगा। नीरज जी, हाँ नीरज जी मैं जवाब तो जरूर दूं, बिकॉज आप बड़े एंजॉय कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं, लगा। मैं तो As a माहौल anchor- थोड़ा लाइट, as a इतना anchor, टेंस माहौल नहीं होना जो आप चाहिए। एक- देखिए हाँ, आप सारे लोग देखिए, मित्र लोग हैं, इतना टेंशन वाले माहौल में डिबेट अच्छी नहीं होती। जी सिर्फ सुन तो लीजिए ना, आप इतना सबसे रोकते हो बीच में, सुन लो जी। अच्छा लगता है, लाइट मूड में भी होना चाहिए। देखिए कोई मुश्किल किसी को नहीं हो रही, मूल सवाल जो है ना उसको आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं कोर्ट में गए, वो बिहाइंड द बार्स है, लेकिन मूल सवाल नहीं देख रहे कि जो देश है जिस हिसाब से उनको डाइवर्जनल टैक्टिक से डाइवर्ट किया जा रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। सर असली मुद्दे क्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, तमाम वो चीजें आप देखिए जो स्कीम ले आती है अग्निपथ, सारी वो चीजों पे जो मुद्दों पे जो डिस्कशन होना चाहिए वो ना करके आए बाएं दाएं सब जगह बातें हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है 10 साल का शासन में 0 काम हुए हैं। अगर कामों में हम उलझ जाएं तो मोदी जी कहीं नहीं ठहरने वाले। तभी तो साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहे नीरज जी वो, तभी तो बार बार 400 कर रहे हैं। अरे भैया आप अगर इतने सक्षम हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं, जिस सर ने कहा डबल इंजन सरकार है, तो फिर अगले बगले लोगों से क्यों ले रहे हैं? क्यों कांग्रेस के भ्रष्ट
अगर आप कहते हैं वो भ्रष्ट थे तो उनको क्यों ले रहे हैं आप गले मिला मिला के? राज्यसभा दे रहे हो, टिकट दे रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको तो दूर से किनारा करना चाहिए कि नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप भ्रष्ट हैं। आप भ्रष्टाचार की बातें करके आ रहे हैं ना, जी आप ये कहते हैं ना और कानून सख्त करूंगा, भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा। अरे भाई, उसी सांस में हेमंत सोरेन को उसको ले लेते हैं आप, हेमंत विश्वास को, तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अपना सब कुछ पुण्य पुण्य, जी बाकी सबका पाप, ये तो नहीं चलेगा ना सर। पब्लिक परसेप्शन को नीरज जी, आप कलेक्टिव विजडम को बार बार अटैक नहीं कर सकते। उनका जी एक बार उनका जी जी आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए अब 4 जून तय हो गया है ना? अभी होना चाहिए सर। अब कर तो रहे हैं हम 4 जून लोग, क्यों? 4 जून रोज को बात होनी फैसला हो चाहिए। जाएगा जेल गए कि नहीं लड़ाई गए अब छोड़िए ना, काम क्या किया, क्या काम अच्छा किया नहीं किया, मुद्दों पे बात करिए ना इस सर। नहीं, मुद्दे नहीं है। अब देखिए मुद्दे पे तो हम लोग 5 साल से डिस्कस करते आ गए, अब तो फैसले घड़ी आ गए, 4 जून को तय हो जाएगा काम किया कि नहीं किया। भ्रष्टाचार का जहां इशू वो एक अदालत में चल रहा है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप लोगों की 3 जगह सरकार है, राज्य स्तर पर भी पुलिस होती है, सीबीसीआईडी होती है, एसीबी होती है, पकड़िए भाजपा वालों को जो भ्रष्टाचारी हैं, डालिए जेल में उनको। कोई रोका आपको किसी ने? जाहिर सी- ईडी सीबीआई आपके पास नहीं भाजपा है, देखिए, स्टेट लेवल पे तो है ना आपके पास, पकड़िए डालिए उनको। कर्नाटक में किसने रोका यही आपको? गलत है। अच्छा, यही ये आप गलत है। कि पकड़िए, यही पकड़ा, यही गलत है। हाँ। भाजपा को पकड़िए, भाजपा आप ही कह रही ना कि वो सब हाँ, आरोप। ये क्या मतलब होता है? जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। अरे तो अच्छा, टैगलाइन मत लगाइए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बड़े टैक्टफुली करती है काम। अरे तो उनको जो टारगेट सिर्फ भ्रष्ट है कांग्रेस और ऑपोजिशन है। उस पर एक केस उनका चल रहा है, सिर्फ- उसका आप नाम नहीं ले। अभी भ्रष्ट कोई आदमी तो होगा ना भ्रष्ट, अब वो देखिए, किसी पार्टी से जुड़ा होगा। आप अगर टारगेटेड पिक एंड चूज करेंगे मैं बिल्कुल तो नहीं कर रहा हूँ, डिफेम आप होंगे ये आरोप लगा रही आपकी हैं बात सर, कि सर भ्रष्टाचारी आपकी बात लोग नहीं हैं। कर रही हूँ नहीं सर, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही मैं हूँ। वही कह रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखी ना नीरज जी, ये तो शायद एक नहीं, क्या ही अरे बताएं, मेरी बात आप मैं तो ये समझ नहीं नहीं कह रही। सकती। मोनिका जी आप आपने पट्टी बांध ली, अरे मोनिका जी आपने पट्टी आप बांध लो, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ मोनिका जी सर। आप शिक्षाविद हैं, मेरी बात आप ज्यादा समझ सकते हैं। मैं एक विद्यार्थी की तरह कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी जी। शक्ति है वहां पकड़िए उनको, बचने ना जी पाए। जी जी मैं इसके पक्ष में हूँ। सर, ये हो या वो हो या कोई भी अच्छा, हो, संजीव जी के अगर पास। संजीव जी, घोटाला हो रहा है तो होगा। संजीव जी ये बताइए कि केजरीवाल जी जेल में है, पता नहीं, हो सकता है सोमवार को जमानत हो जाए, नहीं हो, आई डोंट नो, बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो ये परिस्थिति आज की परिस्थिति है। क्या अब एक बेहतर ऑप्शन नहीं कि आप एक नया अपनी ही पार्टी का कोई नया सीएम चुने और आराम से सरकार चले? जब वो बाहर आ जाए तो फिर से बन जाएंगे, क्या कोई दिक्कत है इसमें? नीरज जी, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अरविंद केजरीवाल कोई एक इंसान नहीं है, वो एक विचार है। ओके। और आज गली गली में अरविंद केजरीवाल जी तैयार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। मैं आपको और देश की जनता को एक बहुत रोज नाम आते हैं, कुछ नाम लेना चाहता हूं। अजीत पवार पे किसने एलिगेशन लगाए थे? पेमा खांडू का नाम सुना होगा, जनार्दन रेड्डी का सुना होगा, नारायण राणे का सुना होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा का सुना होगा, शुभेंदु अधिकारी का सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान का सुना होगा, हसन मुशर्रफ का सुना होगा, रघुवंश दास का सुना होगा, प्रफुल्ल पटेल का सुना होगा। ये वो भ्रष्टाचारी हैं जिन पे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में देश में बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे आई थी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी, वो भ्रष्टाचारी सारे देश के आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए। देश में जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, 2 करोड़ हर साल उन्होंने रोजगार का वायदा किया था। 20 करोड़ रोजगार मिले क्या, ये आज हिसाब लेने का समय है। देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो खत्म करने का वायदा किया था, उस पे आज चुनाव, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने का। जी बिल्कुल संजीव जी, आप भी बिल्कुल वही सही बात कह रहे हैं उनका जी वाली। इसका फैसला 4 जून को होगा, सबको ये पता है, सबको टॉप सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है कि अशोक चौहान को राज्यसभा दी गई, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का हालांकि नाम चार्जशीट में सिर्फ गवाही पे था, चार्जशीट ढंग से पढ़िए आप सर। अब मुझे ये बताइए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने कहा केजरीवाल जी एक विचार है, ओके, अभी कैसे चलेगी सरकार? कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा या वही बने रहेंगे? फ्रीज फ्रेम। अश्विनी जी आपकी मदद चाहिए सर, 2 सवाल। एक तो ये जो बार बार शरद रेड्डी वाला आता है ना, कैश का, लाइए ना अश्विनी जी को स्क्रीन पे, कि कैश उनको चंदा दिया, ये दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शरद रेड्डी ने क्या कैश में चंदा दिया क्या बीजेपी को?
तो इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर चेक से दिया गया है तो वो शरद रेड्डी कहां से पैसा लेके आए थे वो एक अलग केस है। और जो इस पूरे शराब घोटाले कांड में वो कैश का मामला है, इलीगल मनी है, पता नहीं है, अनअकाउंटेड है, टैक्स नहीं भरा गया है। फर्क है दोनों में कि सेम है? मैं गलत समझ रहा हूं? बिल्कुल फर्क है। और माननीय अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी, दोनों अदालतों ने इस बात पर अपनी सहमति और मुहर जताई, मुहर लगाया और साफ तौर से कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों केसेस को, माने खिचड़ी को और उसके बाद जो है आप पूरी सब्जी, दोनों को एक मिक्स नहीं कर सकते। आपको अलग अलग टेस्ट दोनों का निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा दे दिया, इसलिए यहां पर आपने जो है बेल दे दी। बेल देना काम अदालत का है और अदालत तथ्यों की कसौटी पर देती है। और यहां किसी प्रकार का ऐसा आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि अदालती प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाना ही। आप याद रखिएगा, अब वाजपेयी साहब आप तो खुद भी कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉयर हैं आप ये देखिए, कभी 2 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने साफ तौर पर कहा कि जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कैसे कर दे? पीएमएलए नहीं बनता छत्तीसगढ़ के केस में, आपको याद है? इसी सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर आप न्यायालय की वैधानिकता पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सोच समझ के लगे। और कल इसीलिए कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, राजनीतिक सुझावों पर नहीं। और ये राजनीतिक सुझाव है, कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े पीड़ा से नागपुर में कहा कि जब वकील ही जज अदालती प्रक्रिया और जजमेंट्स पर प्रश्न खड़ा करने लगेंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग दें, तो वहां पर बात आएगी। अब एक और सबसे बड़ा डिस्कशन आप अच्छा कर रहे थे। देखिए, संवैधानिक नैतिकता तो नेताओं के पास रही नहीं। और हमारे जो फ्रीडम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब संविधान बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा देंगे। तो संवैधानिक नैतिकता तो रही नहीं। अब राजनीतिक नैतिकता की हम बात कर रहे हैं। कौन सी राजनीतिक नैतिकता? कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, इसलिए आपको रिजाइन नहीं करना है। तो भाई, पब्लिक सर्वेंट भी सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, पटवारी 24 घंटे के अंदर उसको रिजाइन कर, वो सस्पेंड हो जाता है। अब इस पर सबसे बड़ी चीज, ठीक है संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन कानूनी जेल मैनुअल में तो प्रावधान है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट तो है कि जेल के अंदर रह करके आप जनता के हितों को नहीं देख सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी का पब्लिक के बीच में रहे, अधिकारियों के बीच में रहे, और आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच में रहे। और उसके बाद जो हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 239 ए बी, वो भी इसलिए संविधान में लिखा गया कि जब संविधान सरकार संवैधानिक रूप से असफल होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन बातों को लेकर के प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे कि अब आप निर्णय करिए और विचार करिए। तो ऐसा जब आज जब एप्लीकेशन लगी ट्रायल कोर्ट में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने कहा कि हमें हफ्ते में 5 दिन लॉयर से मिलने की परमिशन चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, नियम 2 दिन का कहता है, हम नहीं देंगे। तो जब नियम वकील से मिलने की परमिशन 2 दिन की बात करता है, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने में कितना बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है जनहित के मुद्दों को लेकर के, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न। अश्विनी जी, जो पब्लिक सर्वेंट प्रोसीजर कोड अंडर द लॉ, वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आदमी सस्पेंड हो जाएगा अगर वो जेल गया तो। बैंक के क्लर्क भी हैं और आप अंदर गए तो सस्पेंड हो जाते हैं। खैर, वो वहाँ तक बात पहुँची नहीं पहुँची, मैं नहीं जानता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सा पॉलिटिकल मिक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप चूँकि आप दिल्ली वासी हैं, क्या वो लगता है कि सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, या जैसा कि शेखर सर का सवाल है कि नहीं, सिंपैथी नहीं लेने देंगे, ऐसे ही चले, देखते हैं कैसे क्या होगा? क्या आपको क्या, थोड़ा पॉलिटिकल मिक्स क्वेश्चन है ये, प्योर लॉ का नहीं है। देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि यहाँ पर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसा ही होता है, तो आपकी तरह कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह कहूंगा कि संविधान का अनुच्छेद जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो, तो अनुच्छेद 239 ए बी में अपनी रिकमेंडेशन देने की बात भी करता है। बड़ा अफसोस की बात यह है कि आप देखिए कि नवाब मलिक जेल में थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की, कोर्ट ने कहा भाई ये कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन कैबिनेट चलाने के लिए आपको बाहर होना पड़ेगा।
तो मैं समझता हूं कि अगर सही तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि सरकार जेल से बाहर रह के चले, या आप जेल से बाहर रहें, या आप अपना एक प्रतिनिधि चुनें। तो दोनों बातें, और आपके पास थंपिंग मेजॉरिटी है, आपके पास भरपूर मात्रा में एमएलएज हैं, तो निश्चित तौर पर आपको, और आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं है, आपकी पार्टी धारा 2F जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कहता है कि ये एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, और ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ एसोसिएशन एंड बॉडीज ऑफ पॉलिटिकल, माने कि कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो जब बॉडी है सिटीजन्स की तो निश्चित तौर पर अच्छा, अब अश्विन जी एक बहुत छोटा सवाल, 30 सेकंड जवाब चाहिए। क्या ये केस मिस हैंडल कर दिया केजरीवाल की टीम ने और इल एडवाइज है उनको, गलत तरीके से? इनको एक्चुअली बेल के लिए जाना चाहिए, ये गिरफ्तारी खत्म करो इसके लिए चले गए, फंस गए। मैं वकील होने के नाते जितने नंबर लिटिगेशंस में इतनी हाईली पेड फीस आनी है, तो जैसे जैसे एडवाइस आंसर है, और मैं समझता हूँ कि हमारा और संजीव नासियार जी का टैक्स का पैसा जो है हमारे वकील साहब लोगों के पास आ रहे हैं, हमें क्या बुराई हो सकती है। ओके। अच्छा, समय समाप्त हो रहा है, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। एक सवाल मैं अपनी तरफ से यहाँ रख देता हूँ, बात है दरअसल सवाल नहीं। एक बार बार रेफर किया जाता है कि सहारा श्री जब बंद थे तो उनको ये छूट दी गई थी कि वो अपना ऑफिस बना ले। भाई उसमें थोड़ा समझिए टेक्निकली, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अदालती चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकली समझना चाहिए। सरकार को उनसे पैसे वसूलने थे, इसलिए उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि आप जेल से बाहर नहीं जा सकते, यहीं बैठ के डील कर लीजिए, और उसके लिए बाकायदा चार्ज किया गया था। तो इसलिए वो गलत कंपैरिजन ना किया जाए, उसके बिना पर कोई नहीं हो सकता कि उनको मिला था इसलिए हम सरकार से जेल चलाते रहेंगे। तो इस ग्राउंड पे ये सब चीज़ें अदालत में इसीलिए गिरती है क्योंकि शायद बाहर बैठ के ऐसे लगता है कि ऐसा होता होगा। लेकिन एक संकट तो है। देखिए सरकार कैसे चलेगी ये सवाल है, क्या करेंगे एलजी साहब मुझे नहीं पता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। आने वाले दिनों में संकट गहराएगा, सोमवार तक नज़र रहेगी कि वहाँ उस दिन क्या होता है, क्या वाकई कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। जुडिशरी मामलों में अटकल नहीं लगानी चाहिए, वो फैक्ट पे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।